प्रेशर बहुत आ जाता है, लास्ट अटेम्प्ट आ जाता है। लास्ट अटेम्प्ट भी था, लास्ट जंप भी थी, तो मैंने एक बार को सोच लिया था कि अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मान लेंगे नहीं कर पाए कोई बात नहीं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम हमारी कैपेबिलिटीज को नहीं जानते, लेकिन पूरी लाइफ में हमें ऐसे लोग मिलते हैं, वो कोई भी हो सकता है, हमारा कलीग भी हो सकता है, हमारा दोस्त भी हो सकता है, हमारे टीचर्स भी हो सकते हैं, जो हमारे अंदर की क्षमता को पहचान लेता है और हमें एक पुश फैक्टर प्रोवाइड करवाता है कि तुम इसके लिए नहीं, इसके लिए बने हो। ITBP is the only force in the world who is having technical expertise in having mountainous warfare and its associate। जॉब छोड़ के जब पढ़ाई करता है ना बंदा, तो उसको माइंड में ये चीज़ें आने लग जाती हैं कि नहीं हुआ, कोई गलती तो नहीं कर दी जॉब छोड़ के। आप किस बैकग्राउंड से आए हैं और आपने कितना सेक्रीफाइस और कितना स्ट्रगल किया है, ये बताता है कि आपकी सक्सेस कितनी बड़ी है। मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, डिसिप्लिन इज द की। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू AVKS अकेडमी। मैं नवीन शोगंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं AVKS के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव स्टार्टेड ए कैंपेन CAPF पहचान, और आज हमारे साथ हमारे एक स्टूडेंट हैं साहिल कुमार रजक। ही इज़ फ्रॉम देहरादून एंड ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 389 इन UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2024। ऑलरेडी जॉब करते थे, जॉब से रिज़ाइन करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी की, उसमें CAPF को भी प्रायोरिटी पे रखा, और CAPF के तरफ इनकी डेडिकेशन इस बात से भी पता लगती है कि इनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस ITBP है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो इनकी जर्नी कैसी रही, जॉब छोड़ने के क्या रीज़न थे, कब माइंड में आया, क्योंकि बैकग्राउंड में इंजीनियर रहे हैं, और क्या ऑब्स्टेकल आए पूरी प्रोसेस में, सिलेक्शन प्रोसेस में, चाहे वो फिजिकल की बात है, मेडिकल की बात है, इंटरव्यू की बात है या रिटर्न की बात है। तो उनको एक एक करके सारे डाउट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और चलिए इस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। हेलो साहिल, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर सर। बताइए, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए स्टूडेंट्स को, और आपकी जर्नी कैसी रही। और पहले तो अपने जॉब के बारे में थोड़ा बताइए और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए जो आप जॉब करते थे। सर, मेरा नाम साहिल कुमार रजक है। मैं 2016 बैच का इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर। उसके बाद मैंने डिम्स लिमिटेड में, दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसमिट सिस्टम्स लिमिटेड में 5 साल एज अ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल अपनी सेवाएं दी हैं। उसके बाद मैंने वहाँ से इस्तीफ़ा देके तैयारी करना शुरू किया, जिसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस भी मेरी वन ऑफ द प्रायोरिटी थी, और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस 2024 में मुझे ऑल इंडिया रैंक 389 प्राप्त हुई है। और जॉब का नेचर कैसा था आपका? जॉब नेचर सर, डिम्स लिमिटेड में ऐसा है कि मैं कंसल्टेंसी, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी होती है, बहुत सारे लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं जानते हैं, दैट्स व्हाई आई वांट टू नो। सर, डिम्स लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली और IDFC फाउंडेशन के बीच में, जो कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने चलाया हुआ है, जिसके तहत बस ऑपरेशंस इनका मुख्य काम होता है दिल्ली में। ऑरेंज बसें, जितने बसें चलती हैं, राइट, एक्सेप्ट DTC बसें। क्लस्टर स्कीम की जो बसें होती है वो डिम्स लिमिटेड ऑपरेट करती हैं। उसके अलावा जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, रेलवे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के रूप में डिम्स कार्यरत है। कहीं कहीं पे DPR के लेवल के काम होते हैं, कहीं पे PMC लेवल के काम होते हैं, कहीं पे एग्जीक्यूशन के काम होते हैं, कहीं पे ड्राइंग्स का काम होता है। तो इन सब चीज़ों में टेक्निकल एक्सपर्टीज और सुपरविजन और कंसल्टेंसी डिम्स करती है, और मैं उसमें इंजीनियरिंग विभाग में एज ए सहायक अभियंता। तो एंट्री कैसे हुई आपकी इसमें? सर, इसमें एंट्री होती है एग्जाम के थ्रू, फिर उसके बाद इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, और फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट आपकी ज्वाइनिंग होती है। ओके, तो मतलब आपने ग्रेजुएशन के बाद ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे टेक्निकल एंट्री करनी है? टेक्निकल, टोटली टेक्निकल जॉब थी आपकी? यस सर, टोटली टेक्निकल। तो इसमें फिर जॉब कितने साल की आपने? सर, मैंने इसमें एग्जैक्टली 51 महीने जॉब करी है। ओके, विच इज़ नियर अबाउट 5 ईयर्स। ओके, ऑलमोस्ट 5 साल आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में लगा दिए। तो उसके बाद माइंड में कब आना स्टार्ट हुआ कि मुझे नहीं थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए, या मुझे और आगे बढ़ना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए या फोर्सेस की तरफ से जाना चाहिए? सर, हुआ ये कि जब मैं काम कर रहा था, ये 2017-18 की बातें हैं। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि मोस्टली लोग एक नौकरी मिलने के बाद रुक जाते हैं, लेकिन आपने स्विच करना की सोची, और वो भी इतना टाइम देने के बाद। यस सर, ये डिसीजन अपने आप में काफ़ी हैरत अंगेज है, राइट, और मेरे लिए तो है ही, क्योंकि मैंने इस डिसीजन को लिया है। बट हुआ यूँ था सर कि 2017 खत्म हो रहा था, 2018 चालू हो रहा था, तो उस दौरान कई सारे असाइनमेंट्स मैं देख रहा था डिम्स लिमिटेड में। डिम्स लिमिटेड रेलवे के भी काम देखती है, डिम्स लिमिटेड बस ऑपरेशन के भी काम देखती है DPR लेवल के। तो मेरा झारखंड जाना हो रहा था, मेरा अमृतसर जाना हो रहा था। तो यहाँ पर मेरे को अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने, जो कि काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सीनियर लेवल पे हैं, उन्होंने एडवाइस किया, मेरी कैपेबिलिटी, मेरी पोटेंशियल, मेरे कैलिबर को देखा, और मुझे एडवाइस किया कि वाई डोंट यू ट्राई फॉर गुड सर्विसेज लाइक सिविल सर्विसेज और समथिंग इक्विवेलेंट टू दैट। अगर स्टेट ऑफिसर रैंक के लिए आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मेरे नेचर में ही ऐसा था कि
I used to give presentations. I used to talk to a lot people. After having consultations regarding the drawing signages and the BOQs and all the stuff. Signages जो ये बोर्ड लगे रहते हैं कि अभी दिल्ली से ऋषिकेश इतना दूर है, इस तरह के साइनेज। अभी रिसेंटली जो गुड़गांव में अर्बन साइनेजेस लगे हैं, जिनका जो साइनेज का बैकग्राउंड ब्लू कलर का होता है, वो नगर निगम गुड़गांव ने इंस्टॉल करवाए हैं। तो उस प्रोजेक्ट का 2 पैकेजेस में, पैकेज 1 और पैकेज 2, उसकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और सुपरविजन मेरे द्वारा करी गई है। उसमें मेरा काफी योगदान रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत। क्योंकि लोग सोचते हैं बस बोर्ड ही तो लगा है। नहीं, बोर्ड एक कम्युनिकेशन की बात होती है, जो कि रोड पे चलने वाले, पता नहीं है कि कितनी मेहनत और इंजीनियरिंग लगी है उसके पीछे। क्योंकि आप हर समय गूगल मैप से नहीं पूछ सकते कि कौन से जगह कैसे पहुंचना है, और हर कोई इतना नेट चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो उतना टैक्स से भी नहीं होते हैं लोग। लेकिन रोड signages is a communication to road users. It can be a bullock cart user, it can be a cyclist, it can be a कुछ भी car driver or truck driver, whatever it is. तो अल्टीमेट बात ये है, it is a nation building process and we are contributing it. But इसी दौरान जब मेरे को ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, अलग अलग टाइम पे लोग बोलने लगे, तो then I get to know that I should take a try. And after that मैंने फैमिली से बात करी। मुझे ये बात पर्सनली बहुत अच्छी लगती है अपने बारे में कि I was able to convince my family that I want to leave my job and settle job छोड़ दूं और उसके बाद मैं तैयारी करना शुरू करूं। फर्स्ट रिएक्शन कैसा होता है मिडिल क्लास फैमिली का, I know very well, क्योंकि मैंने भी जॉब छोड़ी थी। जी, जब मैंने पापा को बताया तो उन्होंने शुरुआत में तो ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन मैंने फिर उनको धीरे धीरे आफ्टर हैविंग सर्टेन राउंड ऑफ टॉक, पापा के साथ, मम्मी के साथ, भाइयों के साथ उनको बताया। हम 3 भाई हैं, जिसमें मैं सबसे छोटा हूँ। तो देन उन्होंने फिर फाइनली अलाउ कर दिया, ठीक है तुम छोड़ के आ जाओ। और उन्होंने मेरी भावनाओं का सम्मान किया। उन्होंने बोला नहीं, हमें भी लगता है कि तुम अगर ये बात कह रहे हो तो कुछ दावे से ही कह रहे होगे मन में। अच्छा, आपकी स्टोरी से मैं ये कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम हमारी कैपेबिलिटीज़ को नहीं जानते, लेकिन पूरी लाइफ में हमें ऐसे लोग मिलते हैं, वो कोई भी हो सकता है, हमारा कलीग भी हो सकता है, हमारा दोस्त भी हो सकता है, हमारे टीचर्स भी हो सकते हैं, जो हमारे अंदर की क्षमता को पहचान लेता है और हमें एक पुश फैक्टर प्रोवाइड करवाता है कि तुम इसके लिए नहीं, इसके लिए बने हो और उसमें ट्राई करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऐसा ही कुछ हुआ है। बिल्कुल सर, क्योंकि एक मेरे बहुत अच्छे सीनियर हैं, उन्होंने मेरे को मेट्रो स्टेशन पे ही चलते चलते एडवाइस किया था कि साहिल यू कैन बी अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। और ये बात आज तक मेरे कान में गूंजती है। मैंने बोला सर आप मजाक के लिए कह रहे होंगे। बोले नहीं, मेरा डिपार्टमेंट तुमसे अलग है। बाद में एक असाइनमेंट में हम साथ आ गए थे और आज भी वो टच में, एंड ही वाज डेफिनेटली राइट, ही इज इंडीड राइट। तो वो चीज़ हुई। तो इसके बाद थोड़ा सा जानने को मौका मिला अपने बारे में, और मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ये एडवाइस मिलती थी कि साहिल यू एक्सप्लेन थिंग्स, you can be a teacher, you can be a good engineer because you explains a lot. तो मेरे को लगता था कि नहीं ऐसी कह रहे होंगे, लेकिन नहीं, स्टिल वो एडवाइस से काम कर गए एंड दैट इज। शायद यही एक वर्ड्स हैं जो जब हम तैयारी करते हैं तो उसमें कभी सेल्फ डाउट आता है, तो इन्हीं वर्ड्स को हम याद करते हैं और फिर से दोबारा लग जाते हैं। क्योंकि जॉब छोड़ के जब पढ़ाई करता है ना बंदा, तो उसको माइंड में ये चीज़ें आने लग जाती हैं कि नहीं हुआ, कोई गलती तो नहीं कर दी जॉब छोड़ के। ऐसा स्वाभाविक है इस तरीके से सेल्फ डाउट आना। तो उस टाइम मोटिवेशन का काम शायद ये वर्ड्स ही करते हैं। बिल्कुल सर। जहाँ मैं पढ़ रहा था देहरादून में, मैं एक लाइब्रेरी जाता था, वहाँ मेरे कुछ जूनियर्स मेरे को मिले, साथ में पढ़ते थे, साथ में मेहनत भी की उन्होंने, आज भी वो मेहनत कर रहे हैं और अच्छी जगह उनके एग्जाम्स भी निकल रहे हैं। तो प्रोफेशनली एज ए टीम काम कर रहे थे। तो वो लोग भी मुझे कहने लगे थे कि भैया यू हैव समथिंग, अगर आपको ऐसा लगे कि हम आपकी खुशामद करने के लिए ऐसा कह रहे हैं तो नहीं, आपको ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए कि यू हैव समथिंग, बिकॉज आप अकेले काम कर रहे हो। राइट। अपने मुझे नहीं पता लोग किसको कैसे देखते हैं, किसकी जर्नी कैसे देखते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आप किस बैकग्राउंड से आए हैं और आपने कितना सेक्रीफाइस और कितना स्ट्रगल किया है, ये बताता है कि आपकी सक्सेस कितनी बड़ी है। असिस्टेंट कमांडेंट तो सारे होंगे जितने भी सिलेक्ट होंगे, जैसे 459 का नाम लिस्ट में है, 459 के 459 है, लेकिन हर एक की अपनी एक कहानी है, हर एक की अपनी लर्निंग है, हर एक की अपनी एक जर्नी है। जी सर। आपकी जर्नी मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे ITBP क्यों रखा? मतलब मोस्टली लोग CISF रखते हैं, और मैं पर्सनली ये जानना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा मेरा भी अटैचमेंट है। सर इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं कि पहली बात तो ये कि ITBP और उत्तराखंड, देहरादून, ये सारी चीज़ें एक जगह से आती हैं। तो मेरा एक सर्टेन बेंट ऑफ माइंड बन रहा था वहाँ पे कि ITBP में जाना है। दूसरी बात, माउंटेनियस वॉरफेयर। ITBP is the only force in the world who is having technical expertise in having mountainous warfare and its associate. कहाँ 1962 का समय था जब माउंटेनिंग में एक्सपर्टीज नहीं थी और आज हम बोल सकते हैं पूरे दावे से कि वर्ल्ड की बेस्ट माउंटेनिंग फोर्स हमारे पास है इन द इंडो हिमालयन रीजन। बिल्कुल। और सो वो मेरे को एक निक भी देता है कि हमको मेरे को उसमें जाना चाहिए। और ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग डेज मैंने अरावली चढ़ा है, तो वहाँ से भी मेरे को था कि माउंटेनियरिंग में जाना चाहिए। और इंटरव्यू में जरूर पूछा होगा
आईटीबीपी के बारे में कुछ तो पूछा होगा इंटरव्यू में एक्चुअली एसआरटी आ रही थी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, जिसके तहत वो कह रहे थे कि अगर आपको कंपनी कमांडर बना दिया गया तो आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करोगे अपनी सिविल इंजीनियरिंग की, जिसके तहत आप अपने कमांडर शिप की पोस्ट को इस्तेमाल करते हुए और बेहतर तरीके से डिलीवर कर पाओगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। वहाँ पे ये बात उठी थी कि फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, तो मैंने बताया था कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस आईटीबीपी है। तो दे वर वेरी एक्सप्लेन, दे वर वेरी ग्लैड कि ओह दैट्स वेरी गुड फॉर यू। किनका बोर्ड था? मेरा बोर्ड सर शीलवर्धन सर का था। ओके। तो इस तरह से बात भी उठी और इस तरह से फिर आईटीबीपी की तरफ मेरा बेंट ऑफ माइंड भी बना। और एक बात और भी है सर कि वो जॉब नेचर ही किया है जो चैलेंजिंग ना हो। आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जब मैंने जॉब छोड़ने जैसा टफ डिसीजन ले लिया तो इट डेफिनेटली डिस्क्राइब्स मी एज अ चैलेंजिंग पर्सन। सो आई टुक आईटीबीपी एज माय फर्स्ट प्रेफरेंस एज अ चैलेंज। नहीं ठीक है, चैलेंजेस कहीं पे भी रहेंगे, लाइफ मतलब चैलेंजेस से भरी हुई है, उसी को लाइफ कहते हैं। बिल्कुल सर। आपको चैलेंजेस खत्म करना है तो लाइफ खत्म करता हो, उसका वही सोल्यूशन है। कोई सोल्यूशन। चैलेंजेस तो थ्रू आउट द लाइफ मोड चेंज होते रहते हैं, तो लोगों को लगता है कि नौकरी लग जाएगी तो चैलेंजेस खत्म है, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। चैलेंजेस का बस नेचर चेंज हो जाता है, वो अलग अलग नेचर में लाइफ के अलग अलग मोड पे आपको आते रहेंगे और एज के हिसाब से भी होता है। अब 20 से 30 के एज में तो अलग चैलेंजेस हैं, उसके बाद में अलग चैलेंजेस, उससे पहले के चैलेंजेस अलग हैं जी। फिजिकल मेडिकल में आपने मुझे बताया था कि सर कहीं ना कहीं थोड़ा भगवान ने साथ दिया, या बोल सकते हैं कि मेहनत के साथ जो लक चाहिए था वो थोड़ा लक फैक्टर भी आपके साथ था। वो क्या स्टोरी थी सर? हुआ यूँ कि CAPF का रिजल्ट आ गया और साथ ही साथ मेरे उत्तराखंड के भी कुछ एग्जाम्स हैं, उसके रिजल्ट आ गए थे, तो मैं बैक टू बैक तैयारी में लग गया। अब हुआ ये कि एक एरिया होता है फिजिकल मेडिकल तैयार करने का, मैं अपने सभी उन व्यूअर्स को भी इस बारे में थोड़ा अवगत कराना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पता होंगी वो अभी से आपको प्रिपेयर करके रखनी होंगी, अन्यथा वहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको दिक्कतें आ सकती है। जैसे कि एक लॉन्ग जंप का इवेंट होता है जिसमें बॉयज़ को 3 चांसेस दिए जाते हैं, जिसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 12 फीट या फिर 3.5 मीटर 3.5 मीटर की बॉयज़ और 3 मीटर गर्ल्स का रहता है। 3 मीटर गर्ल्स की होती है। तो हुआ ये सर कि जब मैंने इसकी नोटिफिकेशन पढ़ी तो मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू करी, और प्रैक्टिस मैंने क्या किया, सैंड पे नहीं करी, मिट्टी पे कर ली। तो ये एक लर्निंग आप लोग मेरे से ले सकते हैं, ये स्पेशली क्योंकि अभी जब रिजल्ट आएगा 2025 वाले कैंडिडेट्स का तो वो फिजिकल के बारे में तैयारी में लग जाएंगे, और जैसे रिजल्ट आएगा वो पहले ही दिन सैंड अगर आजू बाजू उनके अवेलेबल नहीं है तो वो मिट्टी पे या कहीं पता चला सड़क पे ही ना कूदना शुरू कर दे। तो वैसा मत करिएगा। अगर आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए मेरे को सुन सकते हैं तो ऐसा मत करिएगा। पहले एक जगह डेडिकेटेड पिट देख लीजिएगा जहाँ बने और सैंड हो तो बहुत ही बेहतर है। राइट। मैंने सैंड पे नहीं करी, तो मैं जहाँ मैं कूदा वहाँ मेरे को इंजरी हो गई। ओके। तो मेरा एल्बो फ्रैक्चर हो गया था, वो हेडलाइन फ्रैक्चर था, बट उसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। पहली बात तो ये कि घर में सब टेंशन में आ गए कि अब क्या होगा, कैसे होगा, बट समहाउ मैं रिकवर कर गया। प्लास्टर था, प्लास्टर कटा, प्लास्टर कटने के बाद मैंने एक्सटेंशन लिया, एक्सटेंशन मिल गई। और हाँ, जेन्युइन केस में हमेशा एक्सटेंशन मिलती है, मिल जाती है। उसमें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट्स और आपको जेन्युइन केस दिखाना होता है। अरे 1-2 कैंडिडेट ने तो इंटरव्यू में भी एक्सटेंशन ली थी, ऐसा देते नहीं है यूपीएससी, लेकिन उनको मतलब मुझे भी आश्चर्य हुआ कि 1-2 कैंडिडेट्स को उन्होंने दे रखा था। तो उसके बाद फिर सर अब डेट तो आ गई मेरी, एक्सटेंशन भी ले लिया, लेकिन क्या हुआ, स्टिल हाथ पूरी तरह से फ्लेक्स नहीं कर रहा था मेरा। तो थोड़ा टाइम और लग रहा चाहिए था, लेकिन चलिए नहीं था, कोई बात नहीं, डेट आ गई एक्सटेंशन के बाद भी। तो 100 मीटर वेरी गुड, बहुत अच्छे से हो गया। 800 मीटर वेरी गुड, वो भी अच्छे से हो गया। लेकिन जब लॉन्ग जंप की बारी आई तो इसमें भी एक चीज़ हुई। लॉन्ग जंप में क्या हुआ सर कि मैं घर पे जहाँ प्रैक्टिस कर रहा था वहाँ पे था कि मैं डेडिकेटेडली एक जगह दौड़ता था, वो एक ट्रैक सा बना हुआ था, और उसके बाद मैं मिट्टी पे कूद जाता था। दैट वाज सैंड जो घर में यूज होती है। तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था अपना, ठीक चल रहा था सब कुछ। यहाँ पर जब आया तो यहाँ देखा यहाँ मिट्टी थी। मेरा जिस जगह फिजिकल टेस्ट हुआ है, सेंटर टू सेंटर वेरी करते हैं, सेंटर टू सेंटर वेरी करता है, तो वहाँ पे मिट्टी थी। तो क्या हुआ कि पहली बात मेरे को ट्रॉमा आया मन में कि यार इसी की वजह से तो हाथ में लगी थी और यही आ गया सामने, अब क्या करूँ। तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जंप लिया, तो जंप लिया तो मैं जूते में दौड़ा, जूते में ग्रिप नहीं आई वहाँ मुझे, मैं फील हो गया था, तो जंप क्लियर नहीं हुई। जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना उतना आप अच्छा कूद पाएंगे। तो उन्होंने लेफ्ट में खड़ा कर दिया, सेकंड चांस में मैं नंगे पैर दौड़ा। लेकिन मैंने घर पे जो स्टेप्स कैलकुलेट किए हुए थे 27-28 उतने स्टेप्स नहीं लिए, थोड़ा मार्जिनली में रह गया। ठीक है, थर्ड पे खड़ा कर दिया। अब इतने में क्या हुआ कि जितने बैच के सारे लड़के थे वो एक तरफ हो चुके थे, मैं लास्ट में अकेला बचा और मेरी जंप भी तीसरी आखिरी बची थी। सब इधर देख रहे हैं, कमांडेंट्स भी इधर ही देख रहे हैं, तो काफी प्रेशर बहुत आ गया। लास्ट अटेम्प्ट आ जाता है, लास्ट अटेम्प्ट भी था, लास्ट जंप भी थी। तो मैंने एक बार को सोच लिया था कि अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मान लेंगे नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, ठीक है।
फिर मैंने 27 स्टेप्स के साथ नंगे पैर में दौड़ा, जंप लिया जो मैं घर पे प्रैक्टिस करता था, क्योंकि जंप में भी आपको लेफ्ट पैर से फ्लाइट लेनी होती है। राइट। ये चीजें मैंने घर में प्रैक्टिस करी हुई थी, तो आप लोग भी इस तरीके की प्रैक्टिस रखिएगा। कितने स्टेप्स लेने हैं ये भी पता होना चाहिए, और किस पैर से फ्लाइट लेनी है ये भी पता होना चाहिए। जब इट्स पूरा हर चीज के पीछे पूरी साइंस लगती है और आर्ट लगती है, मेहनत लगती है। तो वो किसी तरह सही फिट बैठा। मैं कूदने के बाद मैंने कमांडेंट की तरफ देखा, उन्होंने थम्स अप किया, यस यू हैव क्वालिफाइड, आपकी जंप एरर फ्री है, एरर नहीं आया जंप में। तो वो मतलब उनसे ज्यादा मैं खुश हो गया उसी टाइम पे कि मेरे को लगा मैंने कुछ जीत लिया है। और इस बात को टेस्टिफाई भी उस बैच के लड़के कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अमेजिंग मोमेंट हो गया था कि यार यस आई डिड इट। बाकी लोग भी खुश हो जाते हैं कि बाकी लोग भी खुश हो जाते हैं कि इसका हो गया, क्योंकि मैंने पूरा टेस्ट किया होता अपने शॉट वगैरह। फिर उसके बाद आया मेडिकल की बारी। सर मेडिकल तो हो रहा था, लेकिन एल्बो फ्रैक्चर की वजह से क्या हुआ कि मैंने उसको अपने डोजियर फॉर्म में ये टिक मार के दिखा दिया था कि ब्रोकन फ्रैक्चर है। मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि इट वाज नॉट अ ब्रोकन फ्रैक्चर, इट वाज एक्चुअली एन एल्बो इंजरी। उसको इंजरी में लिया जाता है, हेयरलाइन फ्रैक्चर। तो इसको बाद में फिर रीमेडिकल लगा, रीमेडिकल के बाद चेकिंग हुई, चेकिंग करने में 2 दिन गए, फाइनल रिपोर्ट्स बनी, एक्सरेज हुए, उसमें तो पास हो ही गया आप उसमें, लेकिन अल्टीमेटली पास हो गए उसमें, क्योंकि वो मेजर कंसर्न नहीं था, इस वजह से पास हो गए। इंटरव्यू में 104 नंबर आए आपके, बहुत बढ़िया था। एवीकेएस का रोल कुछ देखते हो जर्नी में? सर जर्नी में एवीकेएस का रोल इस तरह से अब कंक्लूड कर रहा हूं मैं, क्योंकि क्या हुआ कि मार्कशीट देखने के बाद मेरे को ये समझ में आया कि अगर मैंने एवीकेएस या फिर उससे ली हुई लर्निंग या फिर अपने दोस्तों के साथ करी हुई प्रैक्टिस ना की होती तो शायद लिस्ट में या तो आखिरी होता या वो भी नहीं होता, क्योंकि मेरे रिटर्न में रिलेटिवली कम है, विच आई एक्सेप्ट। बट द थिंग इज कि इंटरव्यू प्रिपरेशन जो मैंने करी स्टेप बाय स्टेप, वो मेरे को कहीं ना कहीं हेल्प कर गई है, जिसकी वजह से आई वाज एबल टू गेट इनटू द रिक्वायर्ड लिस्ट। ओके। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डायलेमा में रहते हैं कि रिटर्न की उनको कोचिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो ओवरऑल कोचिंग को कैसे देखते हो आप किसी भी इंस्टीट्यूट की, या कोचिंग के सपोर्ट में रहते हैं या अगेंस्ट में रहते हैं? आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है इसमें? सर पर्सनल ओपिनियन मेरा न्यूट्रल है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि देखिए आपको एज अ इंडिविजुअल ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आंसर राइटिंग में लिख पा रहे हैं कि नहीं। बहुत से बच्चे आंसर लिखने के टाइम कट टू कट डेफिनेशंस लिख रहे हैं, या फिर कट टू कट वो लिख रहे हैं जो उन्हें आता है। हमें एज ए इवैल्यूएटर या कोई भी इवैल्यूएटर जो आपकी कॉपी चेक करेगा यूपीएससी में, उसको चाहिए कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग किसी भी टॉपिक को अच्छे से लिखें। अगर आप अपनी बात को सही से समझा पा रहे हैं और आपकी सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी स्ट्रांग है, पकड़ है, आपके नोट्स भी वेल प्रिपेयर्ड हैं, तो मैं मानता हूं कि आपको लिमिटेड सपोर्ट की जरूरत तब भी पड़ेगी, क्योंकि फ्रेशर को क्या रिकमेंड करते हैं आप? अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना है, आपको अभी नहीं पता है कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच का फर्क भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंस क्या है पोस्ट का, तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में चलने की जरूरत है, डिसिप्लिन्ड मैनर में चलने की जरूरत है, और जिसके लिए कोचिंग इज अ वायबल ऑप्शन आई बिलीव। अफोर्डेबिलिटी है तो मतलब करना चाहिए, अफोर्डेबिलिटी इज अ फैक्टर, ये करना चाहिए। और अच्छा, कोचिंग में भी स्टूडेंट्स में डायलेमा रहता है आजकल। एक मैं नया ट्रेंड देख रहा हूँ, कई जगह हो रहा है कि टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं जो काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं, और कई जगह ये भी चीज़ें चल रही हैं कि स्टूडेंट को पढ़ाने लग जाते हैं आजकल। तो उसमें स्टूडेंट ये डिसाइड नहीं कर पाता मुझे टीचर के पास जाना है या किसके पास जाना है। सर इसका जो मैंने पर्सनली फील किया है, क्योंकि मेरे को भी काफ़ी टाइम हुआ पढ़ते हुए, उसके बाद आज यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। सर इसमें ऐसा है कि मेरे एक टीचर ने बहुत अच्छी बात बोली थी, इफ़ यू डोंट हैव ओपिनियन फर्स्ट टेक द ओपिनियन ऑफ अ टीचर ऑलवेज, देन आफ्टर टेक अदर्स ओपिनियन। तो अगर आपके पास एक टीचर का ओपिनियन नहीं है तो हो सकता है कि जो स्टूडेंट जो सीनियर है आपसे या जो भी इक्विवेलेंट एक्सपर्टीज रखता है सब्जेक्ट में, अगर वो आपको बता भी रहा है तो हो सकता है कि वो अपने असम्पशन से बता रहा हो, और इस चीज़ की करेक्ट वेरिफिकेशन भी हो, सो दैट कि आप एग्जाम रूम में जब अपने आंसर्स को रिप्रोड्यूस करते हैं हो कॉपी के ऊपर, वो कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन ना दे जाए एग्जामिनर को कि इस लड़के को पता नहीं है या इस कैंडिडेट को जानकारी नहीं चीज़ की। तो फर्स्ट टेक द ओपिनियन ऑफ अ टीचर इन माई ओपिनियन, एंड देन यू शुड गो फॉर अ सीनियर। और कोई पैरेलल क्लासेस वाली बातें, जैसे कोई सीनियर ने पढ़ा दिया, कोई जूनियर ने पढ़ा दिया, वो ऐसा सपोर्ट होना चाहिए, बट एज अ सैक्रोसेंट पैरामाउंट चीज नहीं होनी चाहिए इन माय ओपिनियन। हमेशा ऑलवेज टेक द गाइडेंस ऑफ अ टीचर इन माय ओपिनियन, और वो स्ट्रक्चर्ड मैनर में आनी चाहिए, लाइक स्कूल। क्योंकि इतने सालों से पढ़ा रहा है यार, जो पिछले 8-10 सालों से उसने जितने बच्चों को पास होता हुआ देखा ना, उससे ज्यादा बच्चों को फेल होता हुआ देखा है। बिल्कुल। और फेल होने के वो कारण जानता है कि क्या कारण हो सकते हैं उस कैंडिडेट के, और वो क्या गलती है जो दूसरे स्टूडेंट को नहीं करनी है, जो बाकी को करनी है। एक्सपीरियंस तो हमेशा मतलब कहीं ना कहीं नॉलेज पे भारी पड़ता ही है। और यही चीज़ है सर कि जब ये बातें एज ए स्ट्रक्चर्ड मैनर होलसम और कंसोलिडेटेड वे में स्टूडेंट को मिलेगी, तभी वो अपना होलसम डेवलपमेंट कर पाएगा। क्योंकि
अब कोई एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, राइट, उसने एक सब्जेक्ट तो बता दिया, दूसरे का क्या, दूसरे का बता दिया, तीसरे का क्या, आपको सबके लिए तैयार करना है, राइट। तो यहाँ पे टीचर काम आता है, मतलब इंस्टीट्यूट काम आता है। हर सब्जेक्ट के लिए अलग से टीचर होना जरूरी है, बिल्कुल, एक इंस्टीट्यूट, तभी तो एक्सपर्ट, यस, तभी तो एक्सपर्टीज होती है। बाकी एस्पिरेंट्स जो और देख रहे हैं उनको क्या फाइनल मैसेज देना चाहोगे? आपकी लाइफ की क्या लर्निंग्स हैं उसमें, अगर कंक्लूड करना हो एक दो लाइन में, कैसे करोगे उसको? क्योंकि आपकी मैच्योरिटी लेवल हाई है एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स। मैंने जितने भी लोगों से बात किया है कि तो वो इंटरव्यू में भी रिफ्लेक्ट हो रही है, और जो आपका फाइनल यूपीएससी में इंटरव्यू था शायद तभी वो नंबर अच्छे रहे हैं आपके। और क्या कंक्लूड करोगे, क्या मैसेज दोगे? चाहे इसमें 2025 के एस्पिरेंट्स आ गए, 26 के आ गए, या इन फ्यूचर आ गया? सर कंक्लूजन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग माई एफर्ट। कंक्लूजन यही है, मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, डिसिप्लिन इज द की। अपने टीचर्स की बात सुनिए, आपके टीचर्स बहुत कुछ जानते हैं, उनके बातों के ऊपर शक मत करिए, वो जैसा बता रहे हैं प्लीज़ उसको कट टू कट करिए, मेहनत करिए, अपने तरफ से एफर्ट पूरा डालिए। आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है और उस वही चीज़ आपको रिजल्ट ला के देगी। तो मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि शॉर्टकट मार लेंगे या कोई वीडियो देख के काम चला लेंगे, किसी के नोट्स पढ़ के काम चला लेंगे, ट्रस्ट में नहीं हो पाएगा। ये लर्निंग मेरी भी है और यही लर्निंग सर से भी एडवाइस्ड है। चलो, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही आपसे, और फिर भी स्टूडेंट के कुछ डाउट आते हैं तो इन फ्यूचर हम कांटेक्ट करेंगे इन चीज़ों के रिगार्डिंग, और आप स्टूडेंट्स को एड्रेस कर देना उन चीज़ों में। बिल्कुल सर, बिल्कुल, श्योर सर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस दैट पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।